जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। आइए हम बात करने वाले हैं आज साइंस के सेट नंबर 4 की बात करने वाले हैं। सेट नंबर 4 की बात करने वाले हैं। इससे पहले 3 सेट जो है वो साइंस का अपलोड हो चुका है और ये सेट नंबर 4 है। अगर आप इससे पहले उन सेट को नहीं देखे हैं तो आप आसानी से जा करके देख सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को और उम्मीद करेंगे कि यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल की ओर और एक एक करके हम सभी प्रश्नों को देखेंगे। आज हम मुख्य रूप से जो है वो टोटल 40 क्वेश्चंस अप्रॉक्स में बात करने वाले हैं, लेकिन जब हम उसे डिटेल करेंगे तो ये लगभग 50 क्वेश्चंस के अराउंड में आपके कवर हो जाएंगे। तो याद रखेंगे ये लगभग आपको 50 क्वेश्चंस के लगभग में कवर हो जाएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है कि मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका क्या है। तो मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्नायु कोशिका। स्नायु कोशिका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है। तो विद्युत अपघटन में आप सभी को पता है कि इसका विद्युत अपघटन में जो नियम लागू होता है वो फैराडे का नियम लागू होता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी विद्युत अपघटन में जो नियम लागू होता है वो फैराडे का नियम लागू होता है। जबकि न्यूटन ने गति का नियम दिया था, आप सभी को पता होगा। न्यूटन के इन्होंने गति के 3 नियम दिए थे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर बात करें, जो यह इकाई है ऊर्जा की इकाई जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, ऊर्जा की इकाई है। अगला सवाल है कि पृष्ठ तनाव की विमा क्या है। तो पृष्ठ तनाव की विमा अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी मास पर टाइम। ये हो जाएगा इसका m/t²। इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे, बात करेंगे कि हम आखिर में विमा जो है वो डायमेंशनल फार्मूला जो है हम कैसे उसको चेंज करते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि गति को अगर हम मीटर पर सेकेंड में लिख रहे हैं तो मीटर क्या है, हमें एल बताता है, और सेकेंड क्या है, टाइम बताता है। तो पर टी हम लिख सकते हैं, तो इस तरह से इसकी विमा जो है वो हम चेंज करके लिख सकते हैं। तो इस तरह से भी हम याद रखेंगे, मीटर पर सेकेंड इस तरह से भी चेंज करके हम लिख सकते हैं। अगला सवाल है कि एक यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है कि लड़की है, यहाँ पे लकड़ी नहीं होगा, एक लड़की होगा, झूले पर झूल रही है। यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो बता दें कि कोई भी लड़की जब अगर कहीं पहले झूला झूल रही है और यदि वह खड़ा हो जाती है तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। अब ऐसा होता क्यों है, थोड़ा सा इसके बारे में हम आइए बात करते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पे झूले की, तो अगर झूले में अगर बात करें तो लड़की यहाँ पे बैठी हुई है। अगर लड़की मान लेते इतना बैठी हुई है और यहाँ पे पैर है, तो इसका केंद्र बिंदु कहाँ पे है। तो केंद्र बिंदु इसका अगर बात करें तो केंद्र बिंदु इसका कहाँ पे आ रहा है, तो इसका केंद्र बिंदु यहाँ पे आ रहा है। लेकिन जैसे लड़की अगर खड़ी हो जाती है तो इसका केंद्र बिंदु यहाँ पे जब खड़ी हो जाती है तो इसका केंद्र बिंदु जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसका केंद्र बिंदु कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा। तो बता दें कि इसका केंद्र पहले क्या है कि यहाँ पे था, जिसके कारण, लेकिन अब केंद्र बिंदु इसका कहाँ पे आ गया, सेंटर पॉइंट यहाँ पे आ गया, जिसके कारण से इसका आवर्तकाल जो होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से याद रखेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी घट जाएगा जब अचानक खड़ा हो जाए तो। वहीं एक और सवाल पूछा जाता है कि किसी गोल झूले में अगर एक लड़की झूल रही है उसके साथ में एक और आ जाए तो उसमें क्या होगा। तो इसमें ऐसे कंडीशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये भी याद रखना है, ऐसे में क्या होता है कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला सवाल है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो बता दें कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होता है। तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या 78 होता है। इस तरह के सवाल जो वो अक्सर कई बार पूछे जाते हैं। जैसे आलू हो गया, आलू चावल, आलू चावल या आलू नहीं, टमाटर हम ले सकते हैं, टमाटर और चावल। टमाटर और चावल में जो होता है गुणसूत्रों की संख्या वो 24 होता है। आदमी में आप सभी को पता है कि 46 गुणसूत्रों की संख्या होते हैं। अगर जोड़ा में पूछा जाए तो ये आपको दो तरह से पूछा जाता है, तय जोड़े या तो फिर संख्या अगर पूछा जाए तो संख्या 46 होगा।
इस तरह से कई बार हाथी का हो गया, इस तरह से कबूतर का गुणसूत्र, कई तरह से सवाल जो यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है कि पारे का प्रतिरोध शून्य होता है, तो पारा का प्रतिरोध कब शून्य होता है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 4 केल्विन, यानी 4 केल्विन पर इसका जो है वो पारा का प्रतिरोध शून्य होता है। अब यहाँ पे इसका मान अगर निकालेंगे तो इसको केल्विन में है, इसको चेंज करके आप परिवर्तित कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकते हैं, ठीक है, फ़ारेनहाइट में भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को आप ये आसानी से याद रख सकते हैं, वहाँ से आप इस चीज़ को चेंज कर पाएंगे। मेथनॉल को क्या कहते हैं? तो मेथेनॉल को हम क्या कहते हैं? मेथनॉल को क्या कहते हैं? तो मेथनॉल को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम, आप सभी को पता है कि इसे वुड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। तो बता दें कि मेथनॉल को वुड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि साधारण लोलक के समय को दोगुना करने के लिए धागे की लंबाई क्या होनी चाहिए? कहता है कि क्या साधारण लोलक का समय अगर दोगुना करना हो तो उसके धागे की लंबाई क्या करनी होगी? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 4 गुनी होनी चाहिए। यानी अगर साधारण लोलक के समय को दोगुना करना है तो उसके धागे की लंबाई को 4 गुनी करनी पड़ेगी, तभी उसका जो है वो लोलक का समय 2 गुना होगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 4 गुनी करनी होगी। अगला सवाल है कि प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग कितना बढ़ता है? तो बता दें कि प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं वायु में तो ध्वनि का वेग जो बढ़ता है वो कितना बढ़ता है? तो 0.6 मीटर पर सेकेंड, 0.6 मीटर पर सेकेंड इसका जो है वो ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। अगला सवाल है कि मानक दाब होता है, तो मानक दाब इनमें से क्या है? तो कई बार इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जो कि आपको पता होगा कि पारा का 760 मिलीमीटर को हम मानक दाब के रूप में मानते हैं। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा पारा का 760 मिलीमीटर। आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे मिलीमीटर का प्रयोग हुआ है, ना कि सेंटीमीटर का, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है कि जब प्रकाश वायु से कांच की ओर जाता है तो क्या होता है? ऐसे कंडीशन में और ऐसे सवाल जो वो अक्सर हमें कंफ्यूज करता है कि प्रकाश जो वायु से कांच में जाएगा, कांच से जल में जाएगा, जल से कांच में जाएगा, जल से वायु में जाएगा, इस तरह के सवाल जो वो कई बार आपको कन्फ्यूजन करता है। तो इस तरह के सवाल को आप जितने बार एक बार डिटेल से और साथ ही साथ इसको जितना बार अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से आपको याद रहेगा। तो बता देते कि जब प्रकाश वायु से कांच की ओर जाती है तो इस बार तरंग दैर्ध्य जो होता है वो घटता है, तरंग दैर्ध्य इसका जो है वो घटता है, क्योंकि कांच में जाने के बाद वायु का तरंग दैर्ध्य जो है, ये प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो है वो घट जाता है। तो याद रखेंगे जब भी कांच में अगर प्रकाश जाता है तो इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है वो क्या होता है? घट जाता है। इस तरह से आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? तो आप सभी को पता होगा एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहा जाता है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर बात करें विटामिन ए की तो विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी में कई सारे अलग अलग विटामिन देखने को मिलता है। विटामिन बी1 को थायमिन कहा जाता है, बी2 को राइबोफ्लेविन, बी3 को नियासिन या निकोटिनामाइड कहा जाता है, बी5 को पेंटाथोनिक एसिड कहा जाता है, बी6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है, बी7 को बायोटीन कहा जाता है, बी9 को हम फॉलिक एसिड कहते हैं, जबकि बी12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। वहीं विटामिन डी को अगर बात करें तो इसे कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है, जबकि विटामिन ई को टोकोफेरोल कहा जाता है। वहीं विटामिन के की अगर बात करें तो इसे फिलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। अब सवाल उठता है कि विटामिन सी से कौन सा रोग हमें देखने को मिलता है? तो बता दें कि मसूड़े में जो ब्लड आना, जो आपके मसूड़े से ब्लड आता है, ये ऐसे रोग जो देखने को विटामिन सी की कमी से मिलता है। और विटामिन सी का जो सबसे प्रचुर स्रोत माना जाता है वो आंवला को माना जाता है। आंवला जो है वो विटामिन सी का सबसे मुख्य स्रोत माना जाता है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे आंवला जो है वो विटामिन सी का, दरअसल ये खट्टे फलों में ज़्यादातर देखने को मिलता है, जैसे संतरा हो गया, आंवला हो गया, खट्टे फलों में विटामिन सी ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, अगला सवाल है कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुप्रस्थ तरंग में, अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में, स्थिर तरंगों के रूप में, या कोई नहीं? तो आप सभी को पता है कि ध्वनि तरंग जो वो अनुदैर्ध्य तरंग है, जबकि प्रकाश तरंगे जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में माना जाता है। तो ध्वनि तरंगे जो है वो किस तरह का तरंग दैर्ध्य है? अनुदैर्ध्य तरंग है।
ध्वनि को हम अगर बात करें मानक रूप में तो 3 रूपों में बटा हुआ है, 3 रूपों में बटा हुआ है। एक है औश्रव्य, एक है श्रव्य और तीसरा है पराश्रव्य। बता दें कि एक होता है, तीनों का ये रेंज होता है, जैसे एक होता है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम होता है, एक होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में, और एक होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। तो ये 3 कंडीशन होता है, औश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। तो बता दें कि हम बीच वाले रेंज को हम सुन सकते हैं, बीच वाले इस रेंज के साउंड को सुन सकते हैं, क्योंकि इसे हम ऑडिबल साउंड कहते हैं, ऑडिबल साउंड कहते हैं। जबकि ये बहुत कम साउंड होता है, इसे भी हम नहीं सुन सकते, और ये बहुत अधिक होता है, थर्ड वाले को भी, पराश्रव्य जिसे कहते हैं, इसे भी हम नहीं सुन सकते हैं। तो हमारे कान जो वो सुनने के लिए जो कह सकते हैं अनुकूल जो है वो बीच वाला साउंड है, जिसको हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं, या तो ऑडिबल साउंड कहा जाता है। याद रखेंगे, अगर पराश्रव्य ध्वनि की बात करें या तो श्रव्य की औश्रव्य की बात करें, तो ये दोनों जो है वो ये चमगादड़ सुन सकता है, बिल्ली सुन सकता है, ये सब जो है वो सुन सकते हैं इन ध्वनियों को। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। तो सोनार का उपयोग जो है वो मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा, समुद्री यात्रियों के द्वारा सोनार का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नौ संचालकों के द्वारा, मतलब जो समुद्री यात्री होते हैं उनके द्वारा सोनार का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन की अगर बात करें तो इनमें से क्या होगा? तो बता दें कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी हाइड्रोजन। सूर्य में नाभिकीय ईंधन का रूप में जो देखने को मिलता है वो हाइड्रोजन को मिलता है। हालांकि सूर्य में अगर पूछा जाए कि मुख्य रूप से कौन कौन से गैस होते हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस, ये 2 गैस होते हैं। लेकिन यहाँ पे सूर्य के में नाभिकीय ईंधन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आपसे सबसे बड़ी ग्रंथि की बात नहीं कही गई है, यहाँ पे द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की गई है। तो इस तरह के सवाल जो है वो अब जो है वो धीरे धीरे पूछने लगा है, क्योंकि सबसे बड़ी ग्रंथि हो सकता है कि सभी को पता है कि यकृत होता है सबसे बड़ी ग्रंथि। वही अगर बात करें द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि, तो वो होता है अग्न्याशय। द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है वो अग्न्याशय होता है। एक सवाल और यहाँ से पूछा जाता है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो बता दें कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि को कहा जाता है। तो बता दें कि थायराइड ग्रंथि जो होता है इसे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा कि अंतःस्रावी जब भी पूछे कि अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ा कौन है, तो थायराइड ग्रंथि को सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि माना जाता है। अब एक सवाल और पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो बता दें कि सबसे छोटी ग्रंथि इसे मास्टर ग्रंथि या तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, जिसे पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो हो सकता है इस तरह के सवाल आपसे पूछ सकता है, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, या तो फिर इसी को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो इसका 3 नाम है, इन तीनों नाम में से कोई भी नाम आपको देखने को मिल सकता है, मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। और द्वितीय सबसे बड़े ग्रंथि की बात करें तो अग्न्याशय हो जाएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर बात करता है तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो थायराइड ग्रंथि होता है। आगे चलते हैं, नेत्रगोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो नेत्रगोलक जो वो किस सेट के द्वारा चालित होता है, कितने सेट के द्वारा चालित होता है? तो इसका सही आंसर होगा 6 मांसपेशियों से जो है वो नेत्रगोलक मुख्य रूप से चालित होता है। तो इसका सही आंसर होगा 6 मांसपेशियों से। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। तो सभी अम्लों में जो समान रूप से तत्व देखने को मिलता है वो हाइड्रोजन तत्व मिलता है। इसे आवारा तत्व की संज्ञा भी दी गई है, क्योंकि यह हर जगह पहुंच जाता है, जिसके कारण से इसे आवारा तत्व की भी संज्ञा दी गई है। साथ ही साथ याद रखेंगे, जब पीरियोडिक टेबल बनाया जा रहा था तो पीरियोडिक टेबल में क्या है कि इसका कोई फिक्स स्थान जो वो नहीं मिला है। हालांकि अभी जो है वो इसमें अगर बात करें तो पहले नंबर पे जो है वो हाइड्रोजन को रखा गया, लेकिन इसका अस्थायी जगह जो है वो अभी भी क्लियर नहीं कर पाए थे। तो याद रखेंगे, इसको हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा भी दी गई है। और सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व जो देखने को मिलता है वो हाइड्रोजन मिलता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है या किया गया है?
तो ऑक्सीकरण यहाँ पे थोड़ा सा सवाल हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा होगा कि ऑक्सीकरण यानी एब्जॉर्ब करना, यानी हमको लेना, ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। याद रखना, इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनों की हानि। जबकि अवकरण की अगर बात करें तो उसमें जो होता है, अवकरण मतलब हमको शायद लगता है कि अवकरण मतलब बाहर जाना, लेकिन ये जस्ट उल्टा आपको याद रखना है। अवकरण मतलब होता है इसका लाभ, इलेक्ट्रॉनों का लाभ, जबकि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। दोनों याद नहीं रखेंगे तो सिर्फ एक याद रखें कि ऑक्सीकरण में जो है वो इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, जबकि अवकरण में इसका लाभ होता है। अगला सवाल है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो आप सभी को पता होगा कि अम्ल का स्वाद जो होता है वो कैसा होता है। आप सभी को पता होगा कि जब पीएच वैल्यू की खोज की गई थी सोरेनसन के द्वारा, पीएच वैल्यू की खोज जब सोरेनसन के द्वारा खोज की गई थी, तो यहाँ पे 3 कंडीशन रखा गया था। सबसे पहले एक बीच में रखा गया 7, जिसे हम न्यूट्रल कहते हैं यानी उदासीन कहते हैं। अगर 7 से कम हो तो वो अम्लीय होगा, और 7 से अगर अधिक होगा तो वह क्षारीय होगा। ये 3 कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे जल अगर जो होता है, शुद्ध जल जो होता है, उसका पीएच वैल्यू 7 होता है, क्योंकि वह उदासीन होता है। और 7 से जिसका भी वैल्यू कम होगा, चाहे वो किसी की बात करें, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 3 हो, 2 हो, जिसका भी पीएच वैल्यू 7 से कम होगा, वो सारा जो होगा वो अम्लीय होगा यानी एसिड होगा। और जितना भी 7 से अधिक होगा, जैसे ब्लड का आप सभी को पता है कि ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है, तो आप सभी को पता है कि ब्लड जो है वो क्या है, तो क्षार है। तो हो सकता है इस तरह के सवाल भी आपसे पूछ सकता है कि मानव रक्त या तो ब्लड जो है वो किस तरह का क्या है, तो अम्ल है, उदासीन है, या तो क्षार है। इस तरह से सवाल जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आप आंसर यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि अम्ल का स्वाद जो है वो खट्टा होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष की अगर बात करें तो प्रकाश वर्ष, तो यह जो है वो दूरी की इकाई है, दूरी की इकाई है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर होता है। 15 मीटर होता है, या तो फिर 10 टू द पावर 12 किलोमीटर हो जाएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर, या तो फिर 10 का पावर 15 मीटर। ये प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो उसे पारसेक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, तो पारसेक के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है, और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, लाइट ईयर होता है, इसे लाइट ईयर कहा जाता है। और आप सभी को पता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर होता है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर, देख लेते हैं। अगला सवाल है कि 1 जूल बराबर होता है। तो 1 जूल बराबर कितना होता है, इसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा 10 का पावर 7 अर्ग जो होता है वो 1 जूल के बराबर होता है। तो 1 जूल बराबर 10 का पावर 7 अर्ग। अगला सवाल है पिंड का भार शून्य नहीं होगा। पिंड का भार कब जो है वो शून्य नहीं होगा, पृथ्वी के केंद्र पर स्वतंत्र गिरने के दौरान, अंतर्ग्रहित अंतरिक्ष में, या किसी घर्षणहीन सतह पर। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपको बता दें कि स्वतंत्र रूप से गिरने के बाद पिंड का भार जो है वो कभी भी शून्य नहीं होता है। याद रखेंगे, उसमें भार का परिवर्तन स्वरूप देखने को मिल सकता है। यानी मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु अगर ऊपर से गिराई जा रही है, तो हो सकता है कि वहाँ पे जो उसका भार होगा वो नीचे आकर के उसका भार में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, परंतु जो है वो शून्य नहीं होगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वतंत्र गिरने के दौरान जो है वो उसका भार शून्य नहीं होता है। तो याद रखेंगे पृथ्वी के केंद्र पर, अंतर्ग्रहित अंतरिक्ष में, और किसी घर्षणहीन सतह पर ये शून्य, किसी भी पिंड का भार जो है वो शून्य होगा, परंतु स्वतंत्र रूप से गिरने के दौरान वह पिंड का भार जो है वो शून्य नहीं होगा। कुछ ना कुछ उसका भार उस समय भी होगा, गिरने के टाइम पे भी। अगला सवाल है कि वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होती है। तो ये सवाल हो सकता है कि सभी को पता होगा। इसका सही आंसर होगा सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण से ही वर्षा की बूंद जो होता है वो गोलाकार होता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। कहता है कि जब बर्फ का टुकड़ा
को दबाया या बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होगा। जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव को बढ़ाया जाता है यानी दाब बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होता है। ऐसे सवाल भी कई बार पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा घट जाएगा। आइए समझते हैं थोड़ा सा इस चीज़ को। मान लेते हैं बर्फ का टुकड़ा है, ये इतना बड़ा टुकड़ा है, लेकिन जब इसमें दाब हम यानी प्रेशर जब हम इस पे बढ़ाएंगे तो ये क्या है कि धीरे धीरे पिघलना शुरू होगा, और जब यह पिघलेगा तो इसका गलनांक क्या है कि धीरे धीरे इसका गलनांक जो है वो घटता है। जब दाब इस पे बढ़ेगा तो इसका गलनांक जो है वो क्या होगा, गलनांक जो है वो इसका घटेगा। दो तीन चीज़ और पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है गलनांक से पूछा जाता है कि अगर दबाव बढ़ेगा तो गलनांक घटेगा, अगर दबाव घटेगा तो इसका गलनांक क्या होगा, बढ़ेगा। ये दोनों रिवर्स प्रोसेस है। दूसरा क्या पूछा जाता है कि अगर इस पूरा जो है वो एक किसी बर्फ के टुकड़े को पूरा पिघला दिया जाए तो इसका आयतन क्या होगा, इसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखेंगे उसका आयतन जो है वो क्या होगा, घटेगा। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा बर्फ का टुकड़ा अगर आप उसे पिघला देंगे तो उसका आयतन जो है वो पहले के आकार से कम हो जाएगा, यानी आयतन उसका हमेशा जो है वो कम होता है। तो याद रखेंगे इसका आयतन जो होगा वो कम होगा जब किसी बर्फ के टुकड़े को पिघलाया जाएगा। तो ये भी सवाल जो है वो कई बार पूछा जाता है। अगला सवाल है कि आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है। तो न्यूनतम प्रवृत्त है यानी कहने का अर्थ है कि कौन जल्दी जो है वो आग जो है वो नहीं पकड़ेगा। न्यूनतम प्रवृत्ति होता है आग पकड़ने की। तो इसके लिए आप सभी को पता है कि सूती कपड़े की सलाह दी जाती है सभी को कि सूती कपड़े आप पहने, ताकि आग पकड़ने के मतलब कम चांसेस होते हैं। जबकि पॉलिस्टर वगैरह जो होता है ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, क्योंकि एक जरा सा पकड़ेगा तो वो पूरा शरीर में तुरंत चिपक जाता है, जिसके कारण से ये सब कपड़े कम से कम सलाह दिया जाता है कि ये सब कम कपड़े पहने, और सूती कपड़ा आप जितना अधिक पहनेंगे उतना आपको अच्छा है। अगला सवाल है कि नॉन स्टिक रसोई के बर्तन में पर किसकी परत होती है। तो नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है, तो टेफ्लॉन की परत होती है, इसमें टेफ्लॉन की परत होती है। इसका सही आंसर होगा टेफ्लॉन। यहाँ पे एक वर्ड आया है पीवीसी। पीवीसी कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। आगे चलते हैं अगला सवाल, और साथ ही साथ ग्रेफाइट के बारे में आप सभी को पता होगा कि काला शीशा, या तो फिर कई बार पूछा जाता है कि पेंसिल में जो उपयोग किया जाता है वो किसका उपयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का उसमें उपयोग किया जाता है, लिखने के लिए जो प्रयोग होता है। कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है। कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल के द्वारा प्रभावित नहीं होती है, तो इसका सही आंसर है सोना। सोना जो है वो नाइट्रिक अम्ल के द्वारा प्रभावित नहीं होती है, जबकि ब्रोमीन, तांबा और पारा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे सोना जो है वो नाइट्रिक अम्ल के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। और यहाँ से एक और सवाल पूछा जाता है कि अम्लराज जो है वो किसे कहा जाता है, अम्लराज किसे कहा जाता है, तो H2SO4 H2SO4 और HNO3 इन दोनों का अगर कहीं मिला करके इन दोनों को मिला करके जो तैयार किया जाता है उसे एक्वा रेजिया कहा जाता है, एक्वा रेजिया कहा जाता है। तो याद रखेंगे ये सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल ये दोनों को मिला दिया जाए तो उसे एक्वा रेजिया कहा जाता है, जिसमें सोना जो है वो घुलनशील होता है। तो याद रखेंगे इन दोनों पॉइंट को भी। आगे चलते हैं, और इन दोनों का रेशियो जो होता है वो 3:1 रेशियो में मिलाया जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है। तो भारी जल की अगर बात करें तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, क्योंकि आप सभी को पता है कि जल का फॉर्मूला जो होता है वो H2O होता है, जबकि ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी भारी जल का जो फॉर्मूला होता है वो D2O होता है। इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। बता दें कि इसका अनुभार जो होता है वो 18 होता है। इसका अनुभार जो होता है वो कितना होता है, तो 18 होता है। तो कई बार यहाँ से सवाल भी पूछा गया कि इसका अनुभार कितना होता है, तो 18 होता है। लाफिंग गैस आप सभी को पता होगा कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को ही हम लाफिंग गैस कहते हैं। NaOH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। तो इसे कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। जबकि बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है, जो खाने वाला सोडा होता है उसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, जबकि सोडियम कार्बोनेट जो है वो धोने वाले सोडे को कहा जाता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि निम्न में किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। तो बता दें कि ध्वनि का संचरण एक ही माध्यम है, वो है निर्वात में जो वो ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। जबकि अगर बात करें इस्पात में, यानी
वायु में हो सकता है, जल में हो सकता है, और ठोस में हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, लेकिन निर्वात में जो है वो ध्वनि का संचरण नहीं होता है। मान लेते हैं कुछ इस तरह से समझें कि यहाँ पे अगर कोई भी माध्यम नहीं है, अगर कोई माध्यम ही नहीं है, तो यहाँ पे ध्वनि जो वो हमें सुनाई नहीं देगा। क्योंकि जब भी कोई ध्वनि सुनने के लिए हमको क्या है कि कोई सतह जाता है, यहाँ से ध्वनि टकरा करके वापस आती है कहीं ना कहीं, तभी हमको ध्वनि जो है वो सुनाई देता है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई सतह ही नहीं है, ये पूरा न्यूट्रल है, तो ऐसे में निर्वात में क्या होता है कि हमको कोई भी ध्वनि जो है वो सुनाई नहीं पड़ता है। तो याद रखेंगे निर्वात में जो है वो ध्वनि संचरण नहीं हो सकता है। अगला सवाल है कि ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है। तो ग्रहों की परिक्रमा की गणना किस आधार पर किया जाता है? तो बता दें कि इसका सही आंसर होगा डॉपलर प्रभाव के द्वारा। डॉपलर प्रभाव के आधार पर ही किसी ग्रहों की परिक्रमा के बारे में गणना किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी डॉपलर प्रभाव। आगे चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं कि मानव शरीर में धमनियों का क्या कार्य होता है। तो मानव शरीर में धमनी का जो कार्य होता है वो क्या होता है मुख्य रूप से? तो आप सभी को पता होगा कि हृदय से रक्त को लाने का जो काम किया जाता है वो धमनी के द्वारा किया जाता है, जबकि हृदय तक रक्त को पहुंचाने का काम जो किया जाता है वो सीरा के द्वारा किया जाता है। तो ये दोनों कई बार पूछे जाते हैं, एक तो धमनी और दूसरा है सीरा। ये दोनों से सवाल कई बार पूछा जाता है कि धमनी से क्या होता है और सीरा का काम क्या होता है। तो धमनी का काम होता है हृदय से रक्त को लाना, जब हृदय से यानी हार्ट से जो है वो हृदय से जो वो ब्लड को लाने का काम जो किया जाता है वो धमनी के द्वारा, जबकि सीरा जो है वो हार्ट तक जो है वो हार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। शरीर से जो है वो अलग अलग हृदय से शरीर के अलग अलग भागों में जो पहुंचाता है वो धमनी का काम होता है, जबकि सीरा जो है वो जस्ट इसका उल्टा काम करता है। अगला सवाल देख लेते हैं, किस तत्व के परमाणुविक भार को किस में व्यक्त किया जाता है? तो किसी तत्व के परमाणुविक भार को किस में व्यक्त किया जाता है? तो आपको बताना कि इसमें से इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप सभी को पता होगा कि इसका राइट आंसर होगा परमाणु द्रव्यमान इकाई का। परमाणु द्रव्यमान इकाई में ही हम किसी तत्व के परमाणुविक भार को व्यक्त करते हैं। जैसे अगर बात करें कि आप सभी ने पढ़ा होगा कार्बन 12 इस तरह से होता है। कार्बन 12 या तो फिर हाइड्रोजन आप पढ़े होंगे, हाइड्रोजन का 3 अप्रूप है, ड्यूटेरियम, प्रोटियम और ट्राइटियम और प्रोटियम। जैसे इस तरह से होता है 1H1 1H2 और फिर होता है 1H3, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक सभी का जो होता है प्रोटॉनों की संख्या 1 होता है, यानी परमाणु संख्या जो होता है 1 होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान संख्या सब में जो वो परमाणु भार जो वो अलग अलग देखने को मिलता है। तो इसे कहा जाता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये तीनों नाम है। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। पीडीटी भी आप रख सकते हैं याद इस तरह से। इसमें क्या होता है कि अब हम जो है वो यहाँ पे मुख्य रूप से जो बात करते हैं, तो मान लेते हैं 1H3, इसे ट्राइटियम को हम लेते हैं। तो इसमें नीचे वाला जो होता है इसे परमाणु संख्या कहा जाता है, जबकि ऊपर वाले को परमाणु भार या तो फिर द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई, तो किसी भी परमाणु भार जो होता है, परमाणु भार जो वो परमाणु द्रव्यमान इकाई के आधार पर ही ज्ञात करते हैं। वहीं इसमें अगर पूछा जाए कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी है तो 1 है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो अगर परमाणु भार में आप प्रोटॉनों की संख्या को घटा देते हैं तो इसमें 2 जो आता है वो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल कर आता है। तो याद रखेंगे अगर परमाणु भार में या तो फिर द्रव्यमान संख्या में अगर कहीं प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु संख्या को घटा दिया जाए तो जो निकल कर आता है उसे हम न्यूट्रॉनों की संख्या कहते हैं। तो याद रखेंगे ऊपर वाले में अगर नीचे वाले की संख्या को अगर हम घटा दें तो वहीं से हमें न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाती है। इस तरह से आप कई सारे सवाल जो वो डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं, इस तरह से आप याद रखेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है और आज का ये आखिरी सवाल है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि तापमान को कितना कम कर देने पर सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट करके कि तापमान को कितना कम कर देने पर सभी गैस जो है वो शून्य आयतन घेरेगी। या तो फिर इसका एक और हम हिंट कर देते हैं, इसे हम परम शून्य तापमान भी कहते हैं, परम शून्य तापमान भी कहते हैं, न्यूनतम संभव ताप भी कहते हैं। तो परम शून्य तापमान या तो फिर न्यूनतम संभव ताप भी कहते हैं। इसका कमेंट करके आंसर आप बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। और साथ ही साथ
न्यूनतम संभव ताप यानी किसी भी टेम्परेचर जो है वो कोई भी टेम्परेचर इससे नीचे नहीं हो सकता। ये न्यूनतम टेम्परेचर है, यानी सबसे कम टेम्परेचर जो है वो इससे कम जो है वो टेम्परेचर नहीं होता है, नहीं हो सकता, ऐसा माना गया है। और हालांकि इसको एग्जैक्ट जो है वो मापा नहीं गया, लेकिन फिर भी एक अनुमान के आधार पर देखा गया है। तो या इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, कि तापमान को कितना कम कर देने पर सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह का वीडियो आप आगे भी देखते रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।